हाय गाइस, गुड इवनिंग। चालू कर रहे हैं अपन एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। तो चालू करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे कि क्या होता है, इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। जब प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन को करते हैं साइड में, बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो यार ये प्रोडक्शन आज का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं आप लोगों के लिए कि कोई पहली बार आप सुन रहे हो। ये प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आप बहुत पहले से बचपन से सुनते हुए आ रहे हो। प्रोडक्शन का मतलब है कि किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, इसी को तो कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करना आउटपुट के अंदर। कि भैया आपके पास कोई इनपुट है, जैसे आपके पास रॉ स्टील पड़ी है, तो स्टील के आपने यूटेंसिल्स बना दिए। ठीक है, आपके पास रॉ गोल्ड पड़ा है, गोल्ड से आपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स बना दिए। आपके पास रॉ कपड़ा पड़ा है, उससे आपने शर्ट सिल दी। तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना अपने रॉ मटेरियल को, अपने इनपुट्स को, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। आज देखा जाए कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है। एन एक्टिविटी बाय विच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट्स। क्या आप इनपुट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हो? आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देते हो। कि आपके पास जो इनपुट्स है उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपने सुना होगा कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं चीजों में तो आपने जरूर सुना होगा, न्यूज वगैरह देखते तो आपने सुना होगा कि इधर से रॉ मटेरियल डालो, इधर से फिनिश गुड्स निकालो। ठीक है, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां पे इनपुट्स का मतलब क्या होता है? यहां पे इनपुट्स का मतलब होता है जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे चार: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, ये चार होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भैया प्रोडक्शन आप कहां पे करोगे? आपको प्रोडक्शन हवा में तो हो नहीं सकता। तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए कोई जमीन, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग जहां पे आप अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। प्रोडक्शन अपने आप तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए चाहिए आपको लेबर जो काम करेगा फैक्ट्री में। अब प्रोडक्शन करने के लिए लेबर क्या करेगा? ऐसे छू मंतर करके थोड़ी प्रोडक्शन कर देगा, उसको चाहिए मशीनरी। तो मशीन होगी, आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा, और ये सब एक जगह पे लेके आने का काम होता है एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज का। तो एंटरप्राइज मतलब बिजनेस यूनिट जो इन सारी चीजों को एक जगह पे एक साथ लेके आती है। इधर खाली लैंड पड़ी है, लेबर घूम रहा है, कैपिटल पैसा, मशीन एज इट इज पड़ी हुई है। एंटरप्रेन्योर जाएगा, सबको एक जगह पे लेके आएगा, और फाइनली बिजनेस चालू हो जाएगा। तो आउटपुट का मतलब यहां पे क्या है? आउटपुट का मतलब है ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, आउटपुट का मतलब है प्रोडक्शन, और कुछ नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब प्रोडक्शन, गुड्स को प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस गुड्स। अब जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में तो आपको समझना पड़ेगा कि दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। देखो हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है शॉर्ट रन का, लॉन्ग रन हमारे कोर्स में नहीं है। तो जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन के बारे में, मतलब हम कम टाइम की बात कर रहे हैं, हमारे पास एडजस्टमेंट का टाइम कम है, तो हम लोग बात कर रहे हैं 2-3 सालों की। अगर बिजनेस को ज्यादा टाइम हो जाता है तो बिजनेस के लिए कोई भी चीज को खरीदना बहुत आसान हो जाता है, बट जब छोटा बिजनेस होता है तो बिजनेसमैन को सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में उसके कुछ तो होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स, कुछ होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन कौन से? ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्राइज, ये चार क्या है इसमें? फैक्टर्स है। तो फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो सेम रहते हैं, डू नॉट चेंज, do not change with the change in production। ये प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होते। ये क्या रहते हैं? प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होते। ठीक है, ये लोग सेम रहते हैं। ये क्या रहते हैं? सेम क्वांटिटी में रहते हैं इन शॉर्ट रन।
मैंने क्या कहा, जो फिक्स्ड फैक्टर्स है वो शिफ्ट शॉर्ट रन में होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास एडजस्टमेंट का टाइम होता है, स्पेस होता है। तो लॉन्ग रन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मशीन, कोई भी लैंड, कोई भी फैक्ट्री परचेज कर सकते हैं। बट ये शॉर्ट रन में हमारे पास इतना पैसा नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने एडजस्टमेंट्स कर सके और इतनी चीजें एक्वायर कर सके। तो इसलिए शॉर्ट रन में हमारे पास नहीं होती है। ये फैक्टर्स कब चेंज होते हैं? दीज फैक्टर्स चेंज, these factor changes in long run। ये फैक्टर्स कब चेंज हो सकते हैं? लॉन्ग रन में। यानी कि फैक्टर चेंज कब नहीं होते? शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते, बट ये फैक्टर लॉन्ग रन में चेंज हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, जब आपको एडजस्टमेंट का टाइम मिल जाएगा तो ये फैक्टर्स भी, फिक्स्ड फैक्टर्स भी क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे, चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब इसमें बात करते हैं, तो जमीन दैट इज लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या रहते हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, ये सब लॉन्ग रन में बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, बट शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते। लॉन्ग रन में आपको बड़ी जमीन खरीदनी है, आप दूसरी जमीन खरीद लोगे। और पैसा चाहिए तो मार्केट से पैसा ले सकते हो। एंटरप्रेन्योर ज्यादा चाहिए तो और कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, ओनर्स अपॉइंट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में जा सकते हैं, बट ये सब शॉर्ट रन में नहीं होता है। अब जरा बात करते हैं हम किसके बारे में? लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स किसके हिसाब से चेंज होता है? प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो किसके हिसाब से चेंज होता है? चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता है। ये चेंज हो जाएगा प्रोडक्शन के हिसाब से शॉर्ट रन के अंदर, बट ये शॉर्ट रन में ही, शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, ये तो हमेशा चेंज होगा ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेबर हो गया, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे लेबर बढ़ाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल हो गया, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा ना, प्रोडक्शन करोगे तो रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा। बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। आप कैसे रॉ मटेरियल के बिना प्रोडक्शन कर सकते हो? तो ये तो चेंज होगा ही होगा। तो ये शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, ये तो वेरिएबल का वेरिएबल ही रहेगा। फिक्स्ड फैक्टर्स सिर्फ शॉर्ट रन में होते हैं। जैसे ही आप लॉन्ग रन में एंटर करते हो, फिक्स्ड फैक्टर्स भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? वेरिएबल फैक्टर्स बन जाएंगे। और ये सब भी क्या हो सकेगा? वेरी कर सकेगा अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब बात करते हैं किसके बारे में हम लोग? अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। तो भैया प्रोडक्शन तो जान लिया, ठीक है, इनपुट्स को किस में कन्वर्ट करना? आउटपुट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, आलू डाल के सोना निकालना। ठीक है, आलू डाल के सोना निकालना, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा किसी दिन, आप चिंता मत करो। ठीक है, इधर से आलू डालोगे, इधर से सोना निकलेगा। तो अब ये प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है? तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट हो गया जिससे हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट और आउटपुट के बीच में, फिजिकल आउटपुट के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट होना जिससे आप क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। या फिर सिंपल तरीके से बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन फंक्शन। कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसी को आप प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। यहां पे हम लोग का जो प्रोडक्शन होता है वो फिजिकल गुड्स का होता है। इनपुट भी फिजिकल गुड्स होते हैं और आउटपुट भी फिजिकल गुड्स ही होता है। यानी कि मैं यहां पे आपको प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर से फिजिकल गुड्स के बारे में बताऊंगा। हम लोग यहां पे किसके बारे में बात नहीं करेंगे? हम लोग यहां पे बात नहीं करेंगे सर्विसेज के बारे में। किसके बारे में बात नहीं करेंगे? सर्विसेज के बारे में बात नहीं करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सर्विसेज हियर। हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में, फिजिकल गुड्स के बारे में। किसके बारे में बोलो? फिजिकल गुड्स के बारे में। तो फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में होना चाहिए? फिजिकल इनपुट
और आउटपुट के बीच में, और वो भी कौन सा फिजिकल वर्ड यूज कर रखा है, ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन फंक्शन, उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करना, ठीक है, फिनिश गुड्स में, इधर से आया इनपुट, इधर बना वो आउटपुट। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, किन दोनों के बीच का बोलो, इनपुट और आउटपुट, मगर कौन सा, फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, इसी को क्या कहते हैं बोलो, इसी को कहते हैं अपन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को समझने के लिए तीन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। किसको समझना जरूरी है, तीन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारी जिंदगी में, ठीक है, जिसके बेसिस पे प्रोडक्शन फंक्शन समझना बड़ा आसान हो जाता है। और ये तीन ही कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे प्रोडक्शन फंक्शन काम करता है। और तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला टीपी, एपी और एमपी। टीपी को बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट, इसको कहेंगे टीपी, या फिर अगर आपका मन करे तो इसको टीपीपी भी बोल सकते हैं। टीपीपी का मतलब होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टीपीपी का मतलब होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, या फिर इसको आप मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गुड्स के बारे में, फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात नहीं करने वाले, हम लोग यहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट के बारे में या फिर सर्विसेज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो क्योंकि हमारे पास सर्विसेज नहीं है तो फिजिकल प्रोडक्ट है। अब एक होता है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, नाम से पता लग रहा है कितना तुमने टोटल प्रोडक्शन किया, इसको टोटल प्रोडक्ट कहेंगे। इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम, यहां पे वैल्यू नहीं आती, ध्यान रखना। प्रोडक्शन फंक्शन जो चैप्टर है ना, उसमें कभी वैल्यू नहीं आती, उसमें वॉल्यूम आता है। वैल्यू के लिए इसका अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के अंदर अपन क्या करते हैं, उस वॉल्यूम को, उस क्वांटिटी को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। और कॉस्ट अगर निकालनी है तो उस क्वांटिटी को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट आ जाएगा। तो हमने इसके लिए अलग अलग चैप्टर्स बना रखे हैं। इधर तो है वॉल्यूम, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे किसके बारे में, इधर तो हम बात करेंगे उसकी क्वांटिटी के बारे में, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उसकी सेल्स के बारे में, उसके रेवेन्यू के बारे में। तो उस क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। और उसके अगले चैप्टर में एक हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, उसके कॉस्ट के बारे में, कि जो भी सामान है उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी क्वांटिटी बनी है उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे हम सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, दैट्स इट। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, कि तुमने पूरे साल भर में तुम कितना बना दिए हो, अरे कितना क्वांटिटी बनाए हो तुम पूरे साल भर में। बोले हमारी फर्म ने 10,000 यूनिट्स बनाए हैं। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम कितना बनाए हो, बोले 2 लाख यूनिट बनाए हैं। तो तुमने जो भी प्रोडक्शन किया है ना पूरे साल भर में, क्या किया है, जो भी प्रोडक्शन किया है ना तुमने पूरे साल भर में, उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट विद द गिवन इनपुट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो टोटल जो तुम्हारे पास इनपुट्स थे उनको यूज करके तुमने कितना प्रोडक्शन किया, टोटल जो तुम्हारे पास इनपुट्स थे उनको यूज करके तुमने कितना प्रोडक्शन किया। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी दुकान है टेलर की। अब टेलर की दुकान है तो टेलर क्या करता है, आपको तो पता है टेलर क्या करेगा, कपड़े सिलेगा और क्या करेगा भाई, टेलर कपड़े ही तो सिलेगा। अब टेलर क्या कर रहा है, टेलर धीरे धीरे उसका काम अच्छा चल रहा है तो टेलर क्या करेगा, एक लेबर को अपॉइंट कर लेगा, फिर एक लेबर के बाद दूसरे लेबर को अपॉइंट करेगा, जो मशीन दिला देगा उसको, और मशीन दिला के ठीक है वो लोग काम करना चालू कर देंगे, फिर तीसरे लेबर को अपॉइंट कर लेगा, चौथे लेबर को अपॉइंट कर लेगा, पांचवें लेबर को अपॉइंट कर लेगा। अब उसकी दुकान पे स्पेस हो गई खत्म, अब दुकान पे स्पेस हो गई खत्म। तो वो पांचों लेबर क्या कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो एक टेलर 1 घंटे में लेट से एक शर्ट को सिल देता है, 1 घंटे में एक शर्ट को सिल देता है। पूरे दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो 6 लेबर हो गए, एक आप और 5 आपने जो रखे, तो 6 × 8 कितना हो गया भाई, एक लेबर 1 घंटे में एक शर्ट बनाता है, 8 घंटे में 8 शर्ट बनाता है, तो 8 × 6 कितना हो गया 48। तो एक दिन में 48 शर्ट्स बन रही है भाई, एक लेबर बनाएगा 8 शर्ट, टोटल मिला के कितने हो गए 48 शर्ट्स। तो टोटल 48 शर्ट्स अगर एक दिन में बनती है तो मल्टीप्लाई कर लो 30 दिन से, 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर गिवन पीरियड 1 दिन है तो एक दिन का आउटपुट कितना हो गया 48,
वहीं पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 दिन से तो 480, ठीक है, वहीं मल्टीप्लाई कर दूं 20 दिन से तो फिर 960, और वैसे ही अगर अपन इसका पूरे महीने का निकाल ले तो कितना आ जाएगा 1360, 1340 या 1440, 1440 आ जाएगा। तो 480 इंटू 3 हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा 1480। तो इन्होंने 1440 1440 शर्ट्स ये क्या कर रहे हैं, हर महीने बना रहे हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए कि भैया इसको अगर कैलकुलेट करना है तो दो फॉर्मूलेज हैं, देयर आर टू फॉर्मूलेज टू कैलकुलेट इट। एवरेज प्रोडक्ट से भी टोटल प्रोडक्ट निकलता है और ये मार्जिनल प्रोडक्ट से भी टोटल प्रोडक्ट निकलता है। आप दोनों से टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हो, टोटल प्रोडक्ट का इन दोनों से रिलेशन है, टोटल प्रोडक्ट का इन दोनों से रिलेशनशिप है, तो आप दोनों से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो टोटल प्रोडक्ट अगर निकालना है तो टोटल प्रोडक्ट को निकालने के लिए एवरेज प्रोडक्ट को, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो कि ऑन एन एवरेज एक बंदा 8 शर्ट बनाता है, ठीक है, एक बंदा 8 शर्ट बनाता है, तो 6 बंदे मिलके कितने बनाएंगे, एक बंदा अगर 8 शर्ट बनाता है तो 6 बंदे मिलके कितने बनाएंगे 48, 6 बंदे मिलके कितने बनाएंगे 48, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 48। तो टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर, लेबर मतलब वेरिएबल फैक्टर। और अगर टोटल प्रोडक्ट के थ्रू, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट के थ्रू निकालना है तो जैसे कि एक क्रिकेट होता है, अपना एक क्रिकेट होता है, पहला बैट्समैन आया, क्रिकेट खेला, गया 20 रन बना के, दूसरा आया उसने बनाए 40 रन, ठीक है, आउट हो गया, तीसरा आया उसने बनाई दी सेंचुरी, तो टोटल स्कोर कितना हो गया 20 प्लस 40 प्लस 100 160। तो इंडिविजुअल स्कोर मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्शन जो होता है उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, कि एक लेबर ने कितना बनाया, इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज एन एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट, कि टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है जैसे ही आपने एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करा, जैसे ही आपने एक लेबर को अपॉइंट करा तो प्रोडक्शन कितना बढ़ा। एक बंदे के आते ही जो प्रोडक्शन बढ़ता है या एक बैट्समैन के आते ही जो स्कोर बढ़ता है उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। और टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल स्कोर, की टोटल स्कोर कितना हो गया आपकी टीम का, तो टोटल स्कोर मतलब एक तरीके से हो गया टोटल प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया इंडिविजुअल स्कोर, कि मैं आया क्रिकेट खेला 50 रन मारे मैं आउट हो गया, दूसरा बंदा आया 30 रन मारे आउट हो गया, तीसरा बंदा आया, तीसरे बंदे ने आके सेंचुरी मार दी, तो कितना हो गया, पहले का 50, दूसरे का 30, तीसरे का 100, तो कितना हो गया स्कोर, ठीक है 180 स्कोर। तो ये 180 हो गया कंपनी का टोटल प्रोडक्ट, कि टोटल प्रोडक्ट जो हुआ वो कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है। मगर इंडिविजुअली अगर बात करी जाए तो उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज एन एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट, कि आप अपने इंडिविजुअल को गेम थोड़ी खेल रहे हो, आप तो टीम के लिए गेम खेल रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका जो भी स्कोर होगा वो टीम के स्कोर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक बंदे ने आके जो टोटल प्रोडक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन किया, किसमें, टोटल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन किया विद एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एक एक प्लेयर ने आके, एक एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ने आके जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया उसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल वॉल्यूम जो पूरे इनपुट्स को यूज करके बनाया गया है। अगर मैं इंडिविजुअल के स्कोर को ऐड कर देता हूं तो वो बन जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट मतलब समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब इंडिविजुअल के प्रोडक्शन का टोटल। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या है, पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल यूनिट, पर यूनिट एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकलता है, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर यूनिट्स। अब जैसे मैंने क्या कहा 48 क्या है आपका टोटल प्रोडक्शन है, तो ऑन एन एवरेज हर बंदे का प्रोडक्शन कितना हो गया 8 शर्ट्स का, तो ऑन एन एवरेज हर बंदे का प्रोडक्शन हो गया 8 शर्ट्स का। टोटल प्रोडक्शन है 48, लेबर एच है, तो ऑन एन एवरेज हर बंदा कितनी शर्ट्स बना रहा है 8 शर्ट बना रहा है। तो ऑन एन एवरेज पर यूनिट कितना है, ठीक है, पर यूनिट प्रोडक्ट कितना है वेरिएबल यूनिट का, तो ये एवरेज चलता है। एवरेज में किसी ने ज्यादा बनाया किसी ने कम बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कोई ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो कोई थोड़ा कम प्रोडक्शन कर रहा है, ऑन एन एवरेज सारी यूनिट्स मिलके कितना
प्रोडक्शन कर रही है, उसको कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, जैसे अभी बताया, एडिशन टू दी टीपी। जैसे ही आपने एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को अपॉइंट करा तो टीपी कितना बढ़ा। जैसे ही क्रिकेट खेलने के लिए दूसरा बंदा आया, उसने टीम के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन किया, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। समझ गया। और टोटल प्रोडक्ट मतलब टीम का टोटल स्कोर। अब छोटा सा अगर एग्जांपल की दूं, तो जैसे कि मान लो एक क्रिकेट का गेम चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, उसमें टीम है इंडिया। अब इंडिया खेल रही है, यहां पे इंडिया में सबसे पहले खिलाते हैं किसे, ओपनिंग बैट्समैन। सबसे पहले किसको बुलाए, ऋषभ पंत को। अभी तो थोड़ी लगी हुई है, बट ऋषभ पंत आया खेलने के लिए, और ऋषभ पंत आके वो मार के गया 80 रन। ठीक है। दूसरा बंदा, हालांकि आते दो जने हैं, ठीक है, दूसरा किसको बुलाना है बोलो। नहीं, क्रिकेट की टीम के लोगों को बताओ। रोहित शर्मा को बुलाते हैं। रोहित शर्मा जी का मतलब शर्मा जी का बच्चा आया, उसने मारे 30 रन। तीसरा विराट कोहली ने मारे 70 रन। चौथा किसको बुलाना है, हार्दिक पांड्या को बुलाते हैं। और इसने मारे लेट्स से 120 रन। ठीक है। अब इतना ही स्कोर बना है, कितना हो गया टोटल, 200, 300। टोटल स्कोर हो गया टीम का 300। तो अगर इसको तो कहेंगे अपन टोटल प्रोडक्ट, और इनको कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट 80, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट 30, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट 70, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट 120। तो ये इंडिविजुअल का जो स्कोर है वो मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। अगर आप इन सारे मार्जिनल प्रोडक्ट का टोटल करके मार्जिनल प्रोडक्ट को टोटल कर दोगे तो बन जाएगा टोटल प्रोडक्ट, जो कि है 300, जो कि है 300। ये समझ आई बात। चलिए अब चालू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी। तो इसके रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है। टीपी, एमपी और एपी के रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे बात करते हैं अपन फिक्स्ड फैक्टर्स। अब देखिए फिक्स्ड फैक्टर्स तो सेम रहेंगे, यस और नो भाई, तभी तो फिक्स्ड फैक्टर्स बोला। जैसे कि लैंड है 1 एकड़ की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फिक्स्ड फैक्टर्स तो सेम रहने वाले हैं। दूसरा है आपका वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स जो वेरी करेंगे, ऐसे फैक्टर्स जो चेंज होते रहते हैं उसको वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर्स है आपका लेट्स से 1 या 0, 1 ही रख लेते हैं, 1 से चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपका हो जाएगा वेरिएबल फैक्टर। ठीक है। वेरिएबल फैक्टर कौन हो जाएगा अपना, जैसे कि लेबर। अब इससे आ जाएगा अपना एमपी, टीपी और एपी। मार्जिनल प्रोडक्ट, पहला बंदा आया, पहले बंदे ने आते ही प्रोडक्शन किया 10 का, कितना, 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। पहला बंदा आया 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया। फिर हमने बुलाया दूसरे बंदे को, दूसरा आया और दूसरे ने आते ही प्रोडक्शन किया 20 यूनिट्स का, कितना, 20 यूनिट का। मतलब एक्चुअली में क्या हुआ, दूसरा आया,
पहले वाले ने काफी सारा काम कर रखा था, हेल्प कर रखी थी, उसको काम आता था, तो दूसरे का प्रोडक्शन बहुत इजीली बढ़ गया। तीसरा आया, तीसरे ने प्रोडक्शन किया 30 यूनिट्स का। चौथा आया, चौथे ने प्रोडक्शन किया 40 यूनिट्स का। अब जैसे ही पांचवा बंदा आया तो अब थोड़ी ये लोग क्या, जैसे ही लोग बढ़ गए तो ये लोग आपस में बातें करने लग गए। बातें करने की वजह से नेक्स्ट पर्सन का प्रोडक्शन कम हुआ। अब हो सकता है कि फैक्ट्री में भीड़ ज्यादा होने लग गई, तो फैक्ट्री में भीड़ ज्यादा होने की वजह से थोड़ी आपस में बातें बातें करने लग गए, इसलिए इंडिविजुअल प्रोडक्शन गिरा। फिर अगले बंदे का प्रोडक्शन हो गया 20 का। फिर अगला बंदा आया, उसका प्रोडक्शन हो गया 10 का। फिर अगला बंदा आया, उसका प्रोडक्शन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन 0। उसने आया, उसकी तरफ से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन 0, कोई प्रोडक्शन नहीं। 9th के आते ही प्रोडक्शन और गिर गया, इसके आते ही 10th के आते ही प्रोडक्शन और ज्यादा गिर गया। चलो 9th तक ही रखेंगे बंदों को, इतना नहीं गिराएंगे प्रोडक्शन हमारा। तो देखेंगे टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट का टोटल। टोटल प्रोडक्ट हो गया हमारा पहले केस में 10। दो लोगों ने आके आपस में प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन हो जाएगा 30। 3 लोग का प्रोडक्शन हो गया 60। 4 लोग का मिला के प्रोडक्शन हो गया 100। 5 लोग का हो गया 130। 6 लोग का हो गया 150। 160, 160, 150। तो जैसे ही 1 से 2 लोग हुए, प्रोडक्शन की सिनर्जी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कहते हैं ना 1 and 1 11, एक और एक मिलके ज्यादा बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। भाई कोई काम एक अकेला बंदा कर रहा है, फिर वही 2 जन काम कर रहे हैं, फिर वही 3 जन काम कर रहे हैं और बेटर हुआ, 4 जन काम कर रहे हैं ज्यादा बेटर हुआ, फिर 5 जन बैठे तो थोड़ी सी बातें चालू हो गई, 6 जन बैठे तो और ज्यादा बातें चालू हो गई, और 7वां आया तो कुछ ज्यादा ही बातें हो गई, 8 ने तो आके माहौल ही खराब कर दिया, और 9th आया तो भैया प्रोडक्शन बढ़ने की जगह गिर और गया, या तो इतनी बातें होने लग गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी डाउनफॉल में चली गई, बहुत ज्यादा लोगों को अपॉइंट कर लिया जिसकी वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है? एवरेज प्रोडक्ट निकलता है एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एल, वेरिएबल फैक्टर। टीपी कितना है? 10, 10 अपॉन 1 10। पहले केस में पहली यूनिट पे तीनों बराबर रहते हैं। सेकंड का 30 अपॉन 2 15, 60 अपॉन 3 20, 100 अपॉन 4 25, 130 upon 5 26, 150 upon 6 25, 160 upon 7 चेक करना 23.33 है क्या, 160 upon 8 20, 150 upon 9 16.66। श्योर? ठीक है, ठीक है। और ये चेक करो 160 upon 7, 22.86। ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट। दिस इज योर एवरेज प्रोडक्ट। अब अगर तीनों का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करा जाए तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन तीनों का कुछ इस तरीके से होगा। सिंगल कर्व में भी कर सकते हैं, चाहे तो डुअल कर्व में भी कर सकते हैं। आप ऊपर से नीचे 2 कर्व बना सकते हैं, चाहे तो एक कर्व बना के भी ये काम कर सकते हैं।
ये आ गया एक ही डायग्राम है तीनों चीजें, ये सिर्फ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इन तीनों का, इनके बीच का रिलेशनशिप इस डायग्राम से नहीं निकलता। यह है टीपी, यह है एपी और यह है एमपी। अब तीनों के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। ये इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ऊपर टेबुलर प्रेजेंटेशन था, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आ गया। अब रिलेशनशिप निकालेंगे, पहले टीपीएमपी में फिर एपीएमपी में, टीपीएमपी में देन एपीएमपी में। टीपीएपी में कोई रिलेशनशिप नहीं निकलता। लिख लिया आप लोगों ने ये? तो रिलेशनशिप विल बी फाइंड आउट बिटवीन टीपी एंड एमपी। टीपी एंड एमपी, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये एपी है ऊपर, एमपी नीचे है, ये एमपी है, इसको सही लिख लीजिए। टीपी एंड एमपी और एमपी एंड एपी, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है। तो देखिएगा जरा, रिलेशनशिप निकाल रहे हैं किसके बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं अपन। ओके, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया 0, दिस इज टीपी टोटल प्रोडक्ट, आई एम सो सॉरी, एमपी एंड दिस इज टीपी। चलिए अब समझिए इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। अब इनके बीच का रिलेशनशिप आप चाहें तो टीपी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे तो एमपी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले विथ रेफरेंस टू टीपी निकालेंगे। टीपी के रेफरेंस में इनका रिलेशनशिप क्या है, यहां देखिए, यहां पे टीपी इंक्रीज हो रहा है, यहां पे टीपी इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं टीपी जब यहां पे इंक्रीज हो रहा है तो इसका शेप कुछ ऐसा है, टीपी जब यहां से इंक्रीज हो रहा है तो इसका शेप कुछ ऐसा है, और यहां पे जाके शेप चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट से पहले टीपी का शेप कुछ यूं है। ओके, तो इसको कहते हैं व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, जब टीपी इंक्रीज होगा कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो उस टाइम पे एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस। आप देख सकते हैं जब टीपी इंक्रीज हो रहा है कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी भी यहां पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एमपी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं एमपी यहां पे इंक्रीज हो रहा है, एमपी यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। When TP increases at increasing rate, MP also increases. आप देख सकते हैं जब TP इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, MP भी इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड पॉइंट आएगा when TP increases at decreasing rate. TP increases at decreasing rate. TP इंक्रीज तो हो रहा है बट इसका रेट स्लो डाउन हो गया। आप देख सकते हो जो रेट है ये धीरे धीरे स्लो डाउन होता जा रहा है, कि देखो इतना डिस्टेंस, इतना है डिस्टेंस है और कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, बट इतने सारे डिस्टेंस में से इतना सा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो यहां पे इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी डिक्रीजेस, एमपी डिक्रीजेस। जब टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, कि तुम इंक्रीज हो रहे हो बट धीरे धीरे, तो ये इधर क्या कर गया, डिक्रीजिंग रेट पे चला गया। When TP becomes मैक्सिमम, जब TP मैक्सिमम हो गया, देख सकते हैं इस पॉइंट पे TP मैक्सिमम हो चुका है, MP becomes 0, MP क्या हो गया, 0 हो गया।
जब टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है तो एमपी क्या हो चुका है, एमपी जीरो हो चुका है। टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है तो एमपी क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है तो एमपी क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया है तो एमपी क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। व्हेन टीपी बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है, एमपी बिकम्स जीरो। जैसे ही टीपी फॉल करने लगा, व्हेन टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, जैसे टीपी क्या करेगा, डिक्लाइन करने लगेगा। जब जैसे ही टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, वो डिक्लाइन करने लगेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, एमपी बिकम्स नेगेटिव। टीपी जैसे ही डिक्लाइन करने लगेगा, एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। टीपी जैसे ही डिक्लाइन करने लगेगा, एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हो गया अगर आप टीपी के रिलेशनशिप से बताते हैं। बट वहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एमपी के हिसाब से डिफाइन करूंगा, तो एमपी के हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे वो समझेंगे। आर यू डन राइटिंग दिस? लिख लिया आपने? ठीक है, अब इधर देखिए, अब एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा देखते हैं। अगर एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला पॉइंट, व्हेन एमपी इंक्रीजेस, व्हेन एमपी इंक्रीजेस, आप देख सकते हैं एमपी यहां पे इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, व्हेन एमपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। When MP increases, TP increases at increasing rate. When MP increases, TP increases at increasing rate. जब MP इंक्रीज करेगा तो TP इंक्रीज करेगा कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। जब MP इंक्रीज कर रहा है तो TP इंक्रीज कर रहा है यहां तक, इस पॉइंट तक, इंक्रीजिंग रेट से। When MP decreases, when MP decreases, आप देख सकते हैं MP डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट के बाद MP क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट के बाद MP क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक MP क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक MP डिक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो MP ने इंक्रीज किया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो MP ने इंक्रीज किया। समझ गए ना भाई, जो शेडेड पोर्शन है यहां तो ये शो कर रहा है MP इंक्रीज कर रहा है। ओके, उसके बाद ये जो शेडेड पोर्शन है क्या शो कर रहा है, MP डिक्रीज कर रहा है, बरोबर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक MP क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक MP क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक MP डिक्रीज कर रहा है। ओके फाइन, तो व्हेन MP डिक्रीजेस तो क्या होगा, TP डिक्रीजेस एट, TP इंक्रीजेस एट, जब ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या कर रहा है, जब ये डिक्रीज कर रहा है तो ये तो इंक्रीज कर रहा है ना इस पोर्शन पे, तो ये इस पोर्शन पे डिक्रीज कर रहा है, ये तो इस पोर्शन पे इंक्रीज हो रहा है, पर थोड़ा स्लोली। टीपी इंक्रीजेस एट, टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। ओके, जब एमपी डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से। तीसरा पॉइंट है व्हेन एमपी बिकम्स जीरो, जैसे ही एमपी क्या बना, जीरो, व्हेन एमपी बिकम्स जीरो, टीपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पे, टीपी रीचेस टू, टीपी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, टीपी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जीरो हुआ तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये जीरो हुआ तो ये मैक्सिमम पे पहुंच गया, जैसे ये पॉइंट जीरो पहुंचा तो ये देख सकते हैं ये कौन से पॉइंट पे पहुंच चुका है, मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। जैसे ये जीरो हुआ ये मैक्सिमम पे पहुंच गया। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है when TP, when MP becomes
नेगेटिव। जैसे ही एमपी क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, आप देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद एमपी क्या हो गया, नेगेटिव। तो क्या होगा, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, टीपी यहां से डिक्लाइन करने लग गया, फॉल करने लग गया, टीपी यहां से फॉल करने लग गया, डिक्लाइन करने लग गया। ये तो हो गया रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। इधर से अपन ने क्या करा, इधर से अपन ने एमपी के थ्रू डिफाइन करा, इधर से अपन ने टीपी के थ्रू डिफाइन करा। एग्जाम में कोई सा भी आ जाए आपको याद रखना है, समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखनी है। बट सर अगर कोई स्पेसिफाइड नहीं हो तो किसी से भी करके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा बेटर क्या है, दोनों ही बेटर है, दोनों ही इक्वल है, एमपी से कर देना अगर ऐसा लगे तो। चलो सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन, अब जैसे अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, टीपी और एमपी, इसी तरीके से अपन बात करते हैं एपी एंड एमपी के बारे में। ये तो बन गया एमपी और ये बन जाएगा एपी, एक्स एक्सिस एमपी और एपी, बहुत ही शानदार डायग्राम बना है, वाई एक्सिस। अब देखो एपी और एमपी के बीच का क्या रिलेशनशिप है, अगर आप इसे डायग्रामेटिकली समझोगे, एपी और एमपी के बीच का रिलेशनशिप बताता हूं मैं आपको। देखो यहां पे देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला, इस पॉइंट पे आपको दिखेगा कि जो एमपी है ना वो एपी के ऊपर है। ये जो शेडेड रीजन है ये शो कर रहा है कि एमपी जो है वो एपी के ऊपर है। इस शेडेड रीजन को देखो क्या हो रहा है शेडेड रीजन के अंदर, इस शेडेड रीजन में when MP के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, when MP is above AP। देखो MP क्या है, ये जो MP है AP के ऊपर है ना, शेडेड रीजन देखो MP AP के ऊपर है, तो क्या होगा AP के साथ, AP इंक्रीजेस, AP इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हो AP इंक्रीज हो रहा है, AP इंक्रीज हो रहा है, AP यहां पे इंक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद देखना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो यहां पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां क्या हो रहा है, यहां ये हो रहा है कि MP जो है वो नीचे चला गया, मतलब MP नीचे चला गया। When MP is below AP, जैसे ही MP AP के बिलो गया, AP से नीचे गया, AP भी फॉल करने लग गया, AP डिक्रीजेस, AP डिक्रीजेस। भाई MP जब ऊपर जा रहा है, AP के ऊपर है तो AP इंक्रीज कर रहा है, जैसे ही MP नीचे गया AP से, AP नीचे फॉल करने लग गया। यानी कि आप देख सकते हो कि MP जो है उसने कंपटीशन लगाया कि भाई AP मैं तेरे से ऊपर रहूंगा और मैं तेरे से नीचे भी रहूंगा। When MP intersect AP, जिसी पॉइंट पे MP और AP के बीच में इंटरसेक्शन हुआ, ये देखो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे MP और AP के बीच में इंटरसेक्शन हुआ, AP इज एट मैक्सिमम, AP अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया। ये AP का मैक्सिमम पॉइंट आप देख सकते हो, इसके तुरंत बाद AP गिर रहा है, फॉल कर रहा है, इसके बाद AP फॉल कर रहा है। तो क्या लिखा है, व्हेन MP इंटरसेक्ट AP, AP इज एट मैक्सिमम, जैसे ही वो इंटरसेक्ट करेगा AP क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। MP कैन बी जीरो और नेगेटिव, आप देख सकते हो MP क्या हो सकता है, जीरो और नेगेटिव। ये देखो ये जीरो और ये क्या है, ये तो जीरो हो गया, और ये जो शेडेड पोर्शन है ये नेगेटिव शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि ये क्या पहुंच गया, नेगेटिव पहुंच गया। समझ गए क्या, MP कैन बी जीरो और नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, बट
AP always remains पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो कि AP तो ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, ऊपर ही रहेगा, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट तो कभी कम नहीं हो सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। एवरेज प्रोडक्ट कैसे कम हो सकता है भाई? एवरेज थोड़ी कोई जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। प्रोडक्शन चाहे तुम कितना ही रिड्यूस कर लो, थोड़ा तो होगा ना, कुछ तो होगा ना। अगर 1 यूनिट भी बन गया तो एवरेजली तो कुछ तो रहेगा, जीरो तो कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। एपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो एपी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है? ठीक है, व्हेन एपी इंक्रीजेस, जब ये एपी यहां से देखो यहां तक इंक्रीज हो रहा है, एमपी इज अबव एपी, एमपी क्या है इसके ऊपर, एमपी इज अबव एपी, एमपी इसके ऊपर। व्हेन एपी डिक्रीजेस, यहां पे एपी डिक्रीज कर रहा है तो एमपी उसके नीचे, एमपी इज बिलो एपी। व्हेन एपी इज मैक्सिमम, तो ये क्या करता है? एमपी इंटरसेक्ट एपी। भाई जब ये मैक्सिमम है तो ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, AP is always positive, MP may become जीरो और नेगेटिव। MP जीरो और नेगेटिव हो सकता है, बट AP हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डन? यहां तक समझ आ गया? अब इस चैप्टर का सिर्फ एक पार्ट रह गया, दैट इज रिटर्न्स टू फैक्टर और लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको अपन कल करेंगे, ठीक है? अभी का क्लास अपन वाइंड अप करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू।